पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर जज और मेरे छोटे भाई जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी, हिसार और हांसी सेशन डिवीज़न की एडमिनिस्ट्रेटिव जज मेरी छोटी बहन जस्टिस अलका सरीन, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री चंद्रशेखर, हिसार सेशन डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती अलका मलिक, हमारे सीनियर जुडिशल ऑफिसर्स रवदीप सिंह हुंडल रजिस्ट्रार ओएसडी हाई कोर्ट से, ईशा खत्री एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, हांसी जो भी आपका नया जिला बना है उसके डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल नरवाल, यहाँ के एसपी श्री यशवर्धन, मिस्टर राजेश कोच यहाँ एसडीएम लगे हैं, हिसार से आए हमारी जुडिशल ऑफिसर अनुराधा, श्रीमती किमी सेठी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गगनदीप मित्तल और मेरे परिवार के सदस्य और हांसी बार के हर सदस्य और उनके नेता पवन रापरिया जी, प्रेसिडेंट हांसी बार एसोसिएशन, वाइस प्रधान सुरेश सैनी जी, ट्रेजरर सुनील सैनी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमित, हांसी बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हर सदस्यगण, हांसी बार के मेरे सीनियर और यंग भाई बहन एडवोकेट साहिबान, हांसी शहर के और इस क्षेत्र से आए गणमान्य व्यक्तिगण, न्यायिक और जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी और अधिकारीगण, हरियाणा के बहुत ही जाने पहचाने कलाकार जिनको सारा इस वक्त तो पूरा भारत ही जानता है, आपके सामने इन्होंने कार्यक्रम पेश किया। सुप्रीम कोर्ट से भी आए मेरे साथ हमारे अधिकारीगण। मैं एक और विशेष अतिथि मेरी धर्मपत्नी जी, मैंने सोचा कहीं चूक ना जाऊं और फिर मुश्किल हो जाए। आज दो बातों का मुझे बहुत ही, मैं इससे पहले कि बाकी कुछ बातें करूं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चाव था कि मैं दो बातों के लिए और दोनों के लिए आप सबको पहले बधाई दूं। एक तो आज आपकी जमीन से उठे, आपके साथ आपके माहौल में पैदा हुए पले बड़े, मैं जैसा भी रहा, आज मैंने 22 साल की जस्सी पूरी की है। तो मुझे लगा कि मैं ये बात सबसे पहले आज आपके साथ ही शेयर करूंगा और पहले हांसी में जाकर के ये बात बताऊंगा। दूसरी बात मैं जिसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं वो ये कि इस क्षेत्र की बहुत ही लंबे समय से ये मांग रही और मैं सरकार का और सभी जिन्होंने इसमें निर्णय लेने में अंतिम भूमिका निभाई कि हांसी को जो जिला डिक्लेयर किया, उस सब के लिए आपको बधाई का पात्र मानता हूं। आप में से बहुत से भाइयों को याद होगा जब ये नया जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना था, तब भी मुझे आपके साथ यहाँ आने का अवसर मिला था और मुझे याद है तब से लेकर के मैं जब भी कभी हिसार आया या हांसी आया, गांव में आया, तो हमेशा न केवल वकीलों की बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की ये मांग रही
कि हांसी को जिला बनाने में किसी तरह हम प्रयास करें, और जब जिला बनेगा तो कुछ बाकी बातें तो स्वाभाविक हैं, वो जिला बनते बनते साथ में आ जाती हैं। उसका भी मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा। मैंने अभी आपका मांग पत्र भी इसी दृष्टिकोण से बैठे बैठे देखा। पवन भाई ने मेरे पास भिजवा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार जो भी लेटेस्ट होगा उसको देख लूँगा वहाँ, और उसके हिसाब से मैं जो भूमिका अदा कर सकता हूँ उसमें करूँगा। मुझे लगता है कि जब हिसार एक जिला बन गया है तो हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान यहाँ पर बैठे हैं। चीफ जस्टिस साहब अभी रास्ते में हैं, वो कोर्ट करके आना चाहते थे, और सही मायने में मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि कोर्ट का काम छोड़ करके मत आइए। तो अभी रास्ते में हैं, तो आज रात को मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि हरियाणा, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की ये पॉलिसी है, और ये दोनों सरकारों की भी पॉलिसी शुरू से रही है कि जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अगर बन जाता है तो वहाँ सेशन डिवीज़न भी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अगर हांसी जब डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो मेरी हाई कोर्ट से ये एक आप सब की तरफ से निवेदन होगा, और मैं इसमें आपका केस प्लीड करूँगा कि हांसी को तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको सेशन डिवीज़न डिक्लेयर किया जाए। अभी मैं रेस्ट हाउस में जब मुझे मिले तो यहाँ से आपके लोकल विधायक और जो हरियाणा सरकार के मंत्री जी मुझे मिले, उनके साथ भी ये विषय डिस्कस हुआ, और सरकार की तरफ से मुझे आश्वासन हुआ कि सेशन डिवीज़न बनाने के लिए ज़मीन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने भी उनको आश्वासन दिया कि अगर जब सेशन डिवीज़न बनाने के लिए ज़मीन मिल जाएगी तो मैं हाई कोर्ट को मैं मना लूँगा कि यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सेशन डिवीज़न यहाँ पे बनाया जाए। दो तीन और डिमांड्स आपकी मैंने देखा कि उसमें मांग पत्र में शामिल की गई हैं। उनमें से एक या दो तो मुझे बहुत ही जायज़ लगी। मैं जस्टिस सेठी से और जस्टिस अलका श्रीन से दोनों से ये अनुरोध करूंगा कि जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई शेड अगर बना है, अगर बना हुआ है शेड, तो उसको वकील साहिबान को यूज़ करने की परमिशन दे दी जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब सेशन डिवीज़न बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, तो उसमें वकील साहिबान के लिए चैम्बर्स की, बार रूम की, महिला बार रूम की, और लिटिगेंट्स के लिए लाइब्रेरी का, कैंटीन का, एक डिस्पेंसरी का, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, उन सब के बारे में भी पहले ही प्रावधान किया जाए। ऐसा मैं उनसे अपनी तरफ से अनुरोध करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे मापदंड, जो एक पैरामीटर्स बनाए हुए हैं किसी भी सेशन डिवीज़न को बनाने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं जब भी कभी हांसी शहर से गुजरता हूं, शायद आपको बहुत सारों को इस बात का शायद मालूम नहीं होगा कि मेरी कुछ बचपन की यादें भी हांसी शहर से जुड़ी हुई हैं। पिताजी कुछ टाइम के लिए हांसी में भी पोस्टेड रहे, और मैं तब बिल्कुल छोटा बच्चा था। मैं यहाँ रेगुलर स्कूल में तो नहीं जा सका, पर कुछ टाइम के लिए उनकी पोस्टिंग थोड़े से दिन रह पाए थे वो यहाँ पर। तो मुझे याद है कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ एक स्कूल में भेजा गया, कुछ महीनों के लिए शायद था, लेकिन एक खूबसूरत याद हांसी शहर के साथ मेरी जुड़ी हुई है। पहली बार किसी सिनेमा हॉल में जाकर के अगर कोई पिक्चर देखी तो हांसी में थी, और वो पिक्चर जो है वो चोरी छुपे नहीं देखी थी, पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा कर लेकर गए थे। तो मेरी यादें हांसी से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं। एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी अपनी गौरव गाथा है, इस क्षेत्र की भी अपनी गौरव गाथा है। महाभारत की जो आप पूरे क्षेत्र की अगर परिक्रमा करेंगे तो उसमें बहुत सारा ये हिस्सा उसका आता ही है, लेकिन महाभारत के बाद भी
इतिहास की पृथ्वीराज चौहान से लेकर के बहुत सारी आपको पता है कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो आंसी और आंसी के क्षेत्र के साथ जुड़ी हैं। आप जिस कर्म भूमि, जिस कर्म क्षेत्र में आप सब यहाँ पर पैदा हुए, आपने शिक्षा ली और आपने यहाँ पर इस प्रोफेशन को संभाला है, तो आप भी उतने ही कर्मयोगी और कर्मशील हैं जितना इस इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास गवाह है। और इसी आप एक कमिटमेंट के साथ, इसी स्वभाव के साथ, इसी मान्यता के साथ आप न्याय प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलवाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सबने देखा होगा कि देश की आज़ादी के बाद 1950 में जब हमने संविधान को स्वीकार किया, उस संविधान में 3 जिन पिलर्स को अलग से आइडेंटिफाई किया गया, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और संवैधानिक संस्थाओं को। एक कानून बनाएंगे, एक कानून को लागू करेंगे और न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग के तौर पर यह देखेगी कि कानून बनाने वाले या कानून की लागू करने वालों में कोई किसी किस्म की न कानून बनाने में कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान की अवहेलना हो और न उस कानून को लागू करने में भी लोगों के हकों की, लोगों के राइट्स की, उनकी किसी किस्म की अवहेलना न हो। इस बात के लिए एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस वक्त देश की जो स्थिति थी, उस वक्त शायद ये सोचा नहीं गया था कि न्याय प्रणाली के ऊपर धीरे धीरे इतनी बड़ी जिम्मेवारियां आ जाएंगी। इस बात का हम सबको गर्व है कि देश की जनता ने न्यायपालिका पर बहुत बड़ा विश्वास किया और अचानक ही जहां पे जिस हाई कोर्ट में मान लीजिए 7 कोर्ट बनाई गई, वहां पर देखा गया कि 7 की बजाय 70 जजों की आवश्यकता है। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 जजों की व्यवस्था की गई, वहां पे एकदम अचानक ये महसूस किया गया कि इतने केसों की फाइल इतनी बढ़ गई है कि वहां पर 5-7 नहीं 60-70 एक जुडिशियल ऑफिसर एक सेशन डिवीजन में आवश्यकता है। इस तरह धीरे धीरे पूरे राज्य में, पूरे देश में न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा एक प्रसार हुआ और उस प्रसार होने से का स्वाभाविक कारण यही था कि लोगों ने किसी भी किस्म का, चाहे उनके सिविल राइट्स को लेकर के थे, उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के थे, उनके मानवीय राइट्स को लेकर के थे, किसी भी किस्म के राइट्स को पूरा करने के लिए जब भी कभी कोर्ट में किसी लोगों में, गांव में कोई भी बात उठती है, कोई भी शहर में किसी गली कूचे में कोई बात होती है, तो आदमी जब भी किसी में विवाद पैदा हुआ तो लोगों ने एक ही बात कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये जो आस्था थी न्यायिक व्यवस्था में, उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हमारी कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस फाइल हुए। तो मुझे लगता है कि सिस्टम इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत भारी कमी रही। और आपको याद होगा कि इसलिए जुडिशरी के बारे में ऐसी ऐसी सच्ची कहानियां चलेगी कि पीपल के पेड़ के नीचे कोर्ट लगाई जाती है, सूरज की तपती धूप के नीचे वकील और कोर्ट और जो लिटिगेंट है, जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो जिसके लिए सारा कुछ सिस्टम बना है, वो उसके नीचे बैठा है। ऐसे भी आपने हकीकत खुद हांसी में भी देखी होगी, बाकी शहरों में भी, पूरे देश में मैंने देखा है। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर कोई बाथरूम तक की व्यवस्था हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो हमारे वकील साहिबान को बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई शेड नहीं थे, कोर्ट रूम, बार रूम नहीं थे, कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी जब ये शुरू में हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रगति की, देश ने प्रगति की और उसके साथ न्यायिक व्यवस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी प्रगति हुई। आज आप देखेंगे हरियाणा प्रांत के बारे में मैं ये बात खुशी से कह सकता हूं कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लीड नाम कमाया है। हमारे हर सब डिवीजन पर, हमारे हर सेशन डिवीजन में अच्छे नए नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने हैं, दूसरी फैसिलिटीज वहां पर बनी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिस रफ्तार के साथ हमारे सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ा है, उसी रफ्तार के हिसाब से
कोरस्पोंडिंगली जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनना चाहिए था उसमें शायद अभी भी कई जगह कमी पेशियां हैं। और इसलिए जैसे अब हाँसी आज अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट है और वो कल को सेशन डिवीज़न बनेगा तो ये स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर एक बड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स की और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। लेकिन जो मैं बात, ये सारी भूमिका मैंने जो आपको बताई, मैंने आपको 2-3 चीज़ों के निवेदन के लिए बताई। जो जो देश प्रगति पर है, आज आप देखेंगे कल के पेपर में भी आज आया है, शायद आज के ही न्यूज़पेपर में आया है कि हमारी पर कैपिटा ग्रोथ का एक रेशो बना हुआ है देश में और हम उसमें प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। देश की इकोनॉमिक कंडीशन से ऐसा लगता है, स्वाभाविक है कि देश इकोनॉमिकली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब कोई भी देश डेवलपमेंट करता है तो बाहर से उसमें निवेश आता है, बाहर का जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस कंट्री में आता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कंट्री में आता है तो वो 4-5 चीजें कोई भी आएगा। हमारे यहाँ लोकल भी अगर कोई आदमी, आप देखिएगे कि छोटी सी अगर कोई दुकान बनाना चाहेगा, कोई अगर शोरूम बनाना चाहेगा, कोई मॉल बनाना चाहेगा, तो पहले देखा गया यहाँ पर ग्राहक आते हैं कि नहीं है, ग्राहक के पास कैपेसिटी है कि नहीं है, लॉ ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सेफ है कि नहीं है, मैं जितनी इन्वेस्ट करूँगा मुझे उतना रिटर्न मिल जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए बाहर से किसी दूसरे देश से अगर कोई इन्वेस्टर आएगा तो उसको तो ये सारी बातें बहुत सारी देखनी पड़ती हैं। तो क्या देखेगा? वो देखेगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, इस देश के लोग कानून को मानते हैं कि नहीं, इस देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा सिस्टम इस कंट्री में है जहां पर मैं जाकर के अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं और मेरे हक पर अगर कोई आंच डालता है तो मैं कोर्ट में, कचहरी में जाकर के बोल सकता हूं कि मैंने ये इन्वेस्ट किया है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसको मेरा राइट है और मैं ही इसकी ओनरशिप क्लेम करने के लिए एंटाइटल हूं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ, एडहियरेंस टू गवर्नेंस और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है कि उस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अगर रूल ऑफ लॉ है, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज में लोगों की आस्था है, तो बाहर का लोग अट्रैक्ट होकर के इस देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है, जब व्यापार बढ़ता है, तो व्यापार के साथ झगड़े भी बढ़ते हैं। यह स्वाभाविक बात है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कई बार 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट भी होगा। तो इस कंट्री में लिटिगेशन का सिनेरियो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और वो सिनेरियो क्या बदलता जा रहा है? पहले आपने देखा होगा कि हमारी कोर्ट कचहरी में ज्यादातर आमतौर पर क्या होता था कि छोटे-मोटे गांव में कोई झगड़ा हो गया, उसका बेल का मैटर आ गया, बेल के बाद कोई ट्रायल आ गई, ट्रायल में अगर समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रायल चलेगी। गांव में पानी को लेकर के, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा हो गया, किसी की गली में लेकर के दरवाजा खोलना है, खिड़की लगानी है, इस बात का झगड़ा हो गया। लेकिन मैं आज भाई और बहनों आपको ये बात बताने के लिए हूं कि इस वक्त सारे कंट्री में जो नेचर ऑफ लिटिगेशन है उसका धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। और वो ट्रेंड बदल रहा है कि कमर्शियल लिटिगेशन की तरफ इस वक्त झुकाव है। जो ही देश की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करती है, जो देश में लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, जिस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जिस देश में एक बहुत अच्छी जागरूक बार होगी, तो उस देश में बाकी लोगों के, बाकी देश के, दूसरे देश विदेश से लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कमर्शियल लिटिगेशन उससे जनरेट होती है। तो जब कोई भी कमर्शियल किसी नए किस्म की लिटिगेशन अगर आती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? एक तो मैंने कमर्शियल लिटिगेशन की बात बताई, दूसरा आप एक जो बहुत बड़ा खतरा इस वक्त ग्लोबल डेंजर जो बना हुआ है और वो इंडिया में बहुत ही बड़ा एक खतरा बना हुआ है, वो है क्राइम भी अब अलग। अब ये झगड़ा नहीं रहा कि गली में 2 पड़ोसियों के बीच में कोई गाली गलौच हो गया, कोई लाठी चल गई या कोई इतनी बात हो गई या कोई आपस में मनमुटाव हो गया, कोई पानी के ऊपर झगड़ा हो गया। अब वो लिटिगेशन आप देखेंगे, वो क्राइम जो था उसकी भी एक ग्राफ और उसकी नेचर भी इस कंट्री में बदल गई है। क्या हो गया है? साइबर क्राइम आ गया बहुत ज्यादा। हम लोग जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देश में हुआ उसकी वजह से साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा कंट्री में आ गया है। आपने पीछे कुछ पढ़ा होगा पेपर में, डिजिटल अरेस्ट के नाम से एक नया, एक बहुत खतरनाक किस्म का एक क्राइम शुरू हुआ है, जिसको लेकर के मैंने खुद संज्ञान लिया है और उसमें हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसके थ्रू किसी तरह देश में उसका किसी तरह रोका जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, साइबर क्राइम से 55,000 करोड़ से ज्यादा इस देश के लोगों का, इनोसेंट लोगों का पैसा जो पढ़ने में मुझे आया है, उसका कोई ऑफिशियल डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपया इनोसेंट लोगों का
और पर्टिकुलरली डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सीनियर सिटीजन से कई हजार करोड़ रुपया इस कंट्री से लूट करके, एक्सटॉर्शन करके उसको देश से बाहर कहीं ले जाया जाता है। इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट, इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइम रैकेट इसमें बना हुआ है। तो आपके सामने दो किस्म के चैलेंज, सिविल साइड के लिटिगेशन में आपको कमर्शियल लिटिगेशन को कैसे आपको इस लेवल पे, जो आपके सब डिवीजन और सेशन डिवीजन के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लिटिगेशन हो, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसलिए आज आपको कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉडर्न डे प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो, ऐसा ना लगे कि सिर्फ बड़े शहरों के वकील ही कमर्शियल लिटिगेशन को हैंडल कर पाएंगे। मैं इस बात के चैलेंज को आपको चाहता हूं कि आप उस चैलेंज को स्वीकार करें और आप भी मॉडर्न डे जो कमर्शियल लिटिगेशन जो कंट्री में बढ़ती जा रही है, उसको टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए कैसे ई फाइलिंग होगा, कैसे ई नोटिस जारी होंगे, कैसे आप ई से रिटर्न, ऑनलाइन आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे, ऑनलाइन ही आर्गूमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन आप सारा कुछ एविडेंस कैसे लीड करेंगे, डिजिटल एविडेंस कैसे लीड करेंगे, डिजिटल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी क्या होगी, इनएडमिसिबिलिटी क्या होगी। मेरी जो अनुरोध और मैं जो एक हमेशा अपील करता हूं, वो सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेमी अर्बन एरियाज में जो हमारे वकील साहिबान हैं, मैं चाहता हूं कि आप मॉडर्न डे इन चैलेंजेस को स्वीकार करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही जो कमर्शियल लिटिगेशन सिविल साइड में है, या जो साइबर क्राइम जैसे खतरनाक जो क्राइम इस वक्त आ रहा है, उनको डील विद करने के लिए आप में भी उतने ही एफिशिएंट शार्पनेस होनी चाहिए आपकी क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट्स के तौर पर, कि आप ऐसे क्राइम को डील विद कर सकें। और उसके लिए बड़ा जरूरी है आप अपने आप को अपडेट करें। अपडेट करने के लिए मैंने अभी पीछे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अपील की है, आपसे भी मैं बार एसोसिएशन के साथ भी अपील करूंगा कि आज की डेट में डिजिटल नॉलेज का होना अपने आप को, और टेक्नोलॉजिकली आपका एडवांस होना और टेक्स सेवी होना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस सारी बातों का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपकी बार एसोसिएशन, उसके लिए आपकी हाई कोर्ट, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसके लिए कोई भी आपका अगर प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बार काउंसिल है, आप ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें, ऐसे एक्सपर्ट्स को, मान लीजिए साइबर क्राइम का इशू है तो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स को, कमर्शियल लॉ का इशू है तो कमर्शियल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हम जिनको बोलते हैं, उनकी सहायता लेकर के हमारे लॉयर्स को, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के जो लॉयर्स हैं, उनसे मेरी अपील है कि आपको बिल्कुल इंटरनेशनली एक्विप होना पड़ेगा। वर्ल्ड का किसी भी पार्ट से कोई लॉयर आए, आपको दिल्ली का लॉयर आए, बॉम्बे का लॉयर आए, बाहर का है, विदेश का है, उसके सामने आपको एक टिकना है, उसके सामने आपने आर्गू करना है। ऐसा वकील आपको तैयार होना जरूरी है। मैं इसके लिए, देखिए, वक्त के साथ ये परिभाषाएं बदल जाती हैं, वक्त के साथ स्थिति बदल जाती है। जब मैं 1984 में आपको बात बताता हूं, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने 20 अप्रैल 1984 में मेरा एग्जाम का लास्ट पेपर मैंने लॉ का दिया, और मुझे आते ही घर में आदेश हुआ कि कल से कोर्ट में जाना शुरू कर दीजिए। तो मैं 21 अप्रैल से ही, नेक्स्ट डे से मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने जाना शुरू कर दिया। मुझे 29 जुलाई 1984 को मुझे लाइसेंस मिला। तो मैं जो अभी आपको चैलेंज की बात बता रहा हूं, तो उस वक्त हिसार बार में इतने बड़े बड़े स्टालवर्ट वकील थे, उनके नाम कभी सुने थे हमने, तो ऐसे लगता था उनके जाएं, उनके दर्शन करें, उनके पैरों को हाथ लगाएं, उनका आशीर्वाद मिले तो अपने आप एक बहुत बड़ी लाइफ की अचीवमेंट हो जाएगी। और मुझे अचानक एक दिन ऐसे ही एक बहुत बड़े स्टालवर्ट वकील थे, उनके सामने बोला गया कि ये एक सिविल की अपील है, आप इनके अगेंस्ट आर्गू कीजिए। तो अब वही स्थिति है। आज मान लीजिए मैं जब आपको बोलूं कि आप टेक्नोलॉजी को सीखिए और टेक्नोलॉजी का बड़ा डीप नॉलेज ले लीजिए ताकि आपको साइबर क्राइम के साथ डील करना पड़ जाए, उसी तरह आप अंदाजा लगाइए कि बहुत बड़े एक स्टालवर्ट वकील, पीपल के पेड़, उनके साथ मुझे बोला गया कि आप उनके खिलाफ आर्गू कीजिए। तो मेरी स्थिति भी आप समझ सकते हैं कितनी नाजुक थी। मुझे ये भी नहीं पता मैंने क्या आर्गू किया, मैं क्या बोल पाया, क्या नहीं बोल पाया। बस कोर्ट से जैसे तैसे मैं निकला बाहर और मुझे लगा कि मैंने अपना केस खत्म कर लिया। उस केस का ये जरूर मुझे एडवांटेज हुआ कि जब उसका फैसला सुनाया डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने,
तो उन्होंने हिसार के कुछ नामी वकीलों को बुलाया और बोला कि इस लड़के को यहाँ खराब मत करो, इसको आप हाई कोर्ट भेज दो। तो उसका मुझे फायदा जरूर हुआ। तो मैं एक बिल्कुल अनजान लड़का, 22 साल की उम्र, 2 कपड़े अपने ब्रीफकेस में डाले और हिसार से एक बड़े, उस वक्त बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय बुजुर्ग रहे, मेरे मार्गदर्शक, और बहुत सारे उन वकीलों का ही, बड़े वकीलों का ही एक मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से वो उनमें से एक मुझे अपनी गाड़ी में चंडीगढ़ ले गए और हाई कोर्ट में मुझे किसी के साथ जूनियर छोड़ दिया गया। और एक जिसको बोलते हैं कि समुद्र में फेंक देना ताकि आप अपने आप तैरना सीखें। तो ये जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, इन चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और प्रोफेशनल जो होता है उसमें एक इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव होती है, यानी आपको पता है कि मैंने सर्वाइव कैसे करना है। सर्वाइव प्रोफेशन में भी करना है। प्रोफेशन को लोग बोलते हैं कि ओवर फ्लडेड प्रोफेशन है, तो आपको अपने आप के लिए स्पेस भी बनाना है। उस स्पेस बनाने के लिए, देखिए, इस प्रोफेशन में स्पेस बनाने के लिए आपको अपने आप को एक्सेप्शनली कार्व आउट करना पड़ेगा। एक्सेप्शनली कार्व आउट कैसे कर सकते हैं? जब आपको लोग ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें कि इस किस्म का अगर कोई केस है तो एक वो एडवोकेट है जिसको नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है, और हमें उसको उसमें कर लेना चाहिए। या एक वो लॉयर है, ऑलराउंडर है, उसको ऑलराउंडर है, उससे आप बॉलिंग भी करवाइए, बैटिंग भी करवाइए, फील्डिंग भी करवाइए, वो कहीं पर भी मार नहीं खाएगा। आपको ऐसी एक भूमिका प्रोफेशन में निभानी है। उस भूमिका निभाने के लिए आपको मेंटली और एक प्रोफेशनली उसके लिए आपको वेल एक्विप होना पड़ेगा। इसलिए मैं बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक अच्छी ई लाइब्रेरी का यहाँ पर प्रावधान होना चाहिए। वर्ल्ड में बहुत अच्छे, वर्ल्ड में लॉ को लेकर के इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विद लॉट ऑफ क्लैरिटी, इतना लॉ आया हुआ है, उसमें आपको लगेगा ग्लोबली कि आप हाँसी में किसी केस को डील विद कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इंग्लैंड में, स्वीडन में, अमेरिका में, वहाँ पर भी ऐसा ही किसी किस्म का कोई अगर सूट है, उससे भी आप कोई आइडिया बोरो कर सकते हैं। यानी आज इतनी जो नेचर ऑफ लिटिगेशन है, धीरे धीरे वो इतनी ग्लोबलाइज्ड होती जा रही है कि आपको भी ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कन्फाइंड एडवोकेट नहीं है। आपको अपने आप को, अपनी इमेज को बिल्ड करके, प्रोफेशनली आपको आप वेल एक्विप करके आपको एक ग्लोबल लेवल का वकील बनना होगा। और तभी आप वर्ल्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाई कोर्ट के लेवल पर, और मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, आप कहीं पर भी जाएंगे आप compete कर सकते हैं। 2 बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा। मुझे मैसेज है कि टाइम है, मैं बस 2 मिनट में खत्म करूं। काफी लेट हो गई सर, है अंधेरे राउंड में काफी टाइम है सर। 2 इसमें थोड़ा सा मैं बात आपको बताना चाहूंगा। जो मैं ग्लोबल उसके एंगल से मैं जब बात कर रहा था, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और आप जब आपके पास, देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, सब डिवीजन लेवल पे सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है? केस की ड्राफ्टिंग आप करते हैं। जब केस की ड्राफ्टिंग जब आप करते हैं तो आपका 50% मैटर वो रेडी हो जाता है। आपने उसमें प्लेंट ड्राफ्ट किया, या आपने उसमें रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया, कोई पिटीशन ड्राफ्ट किया, उसकी काउंटर आपने एफिडेविट किया, आपने एग्जामिनेशन चीफ का एफिडेविट प्रिपेयर किया, या आपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए। आपका ब्रीफ कंप्लीट रेडी है। जिस ब्रीफ को आपके ऑफिस से ओरिजिनेट जो ब्रीफ हुआ है, उसमें आपसे बेटर प्रिपरेशन किसी की भी नहीं हो सकती। तो जब आपकी सारे फैक्ट्स के ऊपर मास्टरी है और आपके पास कोई अच्छी सी ई लाइब्रेरी का कनेक्शन हो जाता है, जिससे आप लीगली भी आप अपने आप को कंप्लीटली अपडेट कर लेते हैं, इसमें लीगल पोजीशन क्या है। तो थर्ड चीज क्या चाहिए? एक थर्ड इनिबिशन हमारे यहाँ एरियाज में क्या हो जाता है? लैंग्वेज का इनिबिशन हो जाता है। आपको लगता है कि मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में आर्गू कर पाऊंगा क्या अगर मुझे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़े? आप प्लीज उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। वो लैंग्वेज पे भी, लैंग्वेज बैरियर भी
आपके रास्ते में नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी आपको एक्विप होना है, ताकि आप यहाँ बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में भी केस आर्गू कर सकें, हाई कोर्ट में भी केस आर्गू कर सकें, किसी ग्लोबल मैप पे भी अगर जरूरत पड़े तो आप आर्गू कर सकें। क्यों? मैं चाहता हूं कि जो रूरल एरिया से ओरिजिनेटेड बार हैं वो धीरे धीरे एक ग्लोबलाइज्ड कंपटीशन में आए, और आप वर्ल्ड में जो प्रोफेशन की जो एक रिकॉग्निशन है, जो आज प्रोफेशन का एक रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड जो मिल रहा है, उसकी भी आपको भी आपकी उसकी पार्टनरशिप हो, आप भी उसके हिस्सेदार हों, आप भी उस ग्लोबल स्टेटस का एंजॉयमेंट, प्रिविलेज और बेनिफिट आपको भी मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस है आप अपने आप को एक्विप करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, ई लाइब्रेरी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमने काफ़ी एडवांटेज उसमें किया है। आज की डेट में हम अकेले इंग्लिश में नहीं, हम 16 लैंग्वेजेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ट्रांसलेट करके लोगों को उन तक पहुंचाते हैं। मीडिएशन को लेकर के आपने जो मीडिएशन फॉर द नेशन का जब मैंने नारा दिया, तो उसमें एक साथ में मैंने एक और बात कही कि मीडिएशन लोकल भाषा में हो, लोकल भाषा के साथ फिर मैंने कहा लोकल डायलेक्ट में भी हो। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में देखिए, हम अगर गुड़गांव से एंटर करेंगे हरियाणा में, तो हिसार और सिरसा तक जाते जाते हमारा लोकल डायलेक्ट कितनी बार बदलता है। तो अगर हम मीडिएशन की बात करते हैं, उस आदमी के लिए, उस आम आदमी को न्याय देने की बात करते हैं, जिसको जो गांव में या शहर में उसमें बैठा है, तो हमें उसी की भाषा में बात करनी होगी, उसी की भाषा को समझना होगा। इसलिए जैसे मैंने मीडिएशन में बात की लोकल लैंग्वेज की, लोकल डायलेक्ट की, हमने जुडिशियल सिस्टम में भी उसको इंट्रोड्यूस किया है, और टेक्नोलॉजी की एडवांटेज के साथ हम उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में हमने जजमेंट्स को, और हमारा प्रयास होगा कि कुछ प्रोसीडिंग में डॉक्यूमेंट्स को या इम्पोर्टेंट कोई भी आर्टिकल जो हैं उनको भी अलग अलग भाषाओं में उनको रूपांतरित करके, और हमारे कंज्यूमर ऑफ जस्टिस को, हमारे लिटिगेंट्स को और हमारे मेंबर्स ऑफ द बार को उसको सर्कुलेट करके उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट के साथ आपस में जोड़ करके पूरे कंट्री में एक समन्वय पैदा किया जाए, ये भी हमारा उसमें प्रयास रहेगा। मैं लास्ट में बस इतना आपको बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी में इंडियन जुडिशरी ने जो किया है वो वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर हैं। मैं दुनिया भर के देश विदेशों में घूमता रहता हूं, मुझे जाना पड़ता है कई बार ऑफिशियल जिम्मेवारी में, तो वहां पर जहां पर भी हमने कोई जुडिशियल सिस्टम को देखा है, जो फाइलिंग से लेकर के केस की और जजमेंट के आने तक टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग इंडिया में हो रहा है, इतना किसी भी कंट्री में बाहर कहीं पे नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे साथ एमओयू करके उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उनके कंट्रीज में लागू करने के लिए वो हमसे बोरो करना चाहते हैं कि हमने ये सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस किया। तो मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हमारे जितने भी सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो मेंबर्स बार हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है उसका भरपूर फायदा आप तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं ऑफ कोर्स मैं हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पर आपको भी इस बात का पूरा नॉलेज है कि आप फाइलिंग में, इन चीज़ों में ई टेक्नोलॉजी का इसका बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। आप भी एक बाई वे ऑफ एक नेचुरल फ्लो में, एक वॉलंटरीली आप इसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, इसके एडवांटेजेस को लेना शुरू कीजिए। थोड़े से टाइम में आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही सरल एक तरीका है, और जिसकी वजह से आप अपने आप को एक ग्लोबल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। मैं समय का थोड़ा सा सीमाएं हैं, वो उनको मैं थोड़ा सा माइंड में रखते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। एक ही बात कहना चाहूँगा कि आंसी ये छोटा सा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, और सबसे बड़ी बात है मेरी एक ये भावनात्मक भूमि है। मैं आपके साथ भावना के तौर पर दिल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की भलाई के लिए, इसके बेनिफिट के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अगर जो भी कुछ कर सकता हूं, आप निसंकोच मुझे लिखिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे शपथ समारोह में
हाँसी से बहुत सारे मेरे भाई बहन आए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मेरे जीवन में एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था और उस ऐतिहासिक दिन में जब परिवार साथ शामिल में हो तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन बन जाता है। आपकी मौजूदगी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि सारा परिवार मेरे साथ है। जज का जीवन त्याग और समर्पण का जीवन होता है। बहुत कुछ उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 22 साल मैंने बखूबी इसको निभाया है और उसके पीछे मेरी अगर कोई ताकत है, मेरी शक्ति है, तो मेरा अपना छोटा परिवार और मेरा ये सब बड़ा परिवार है। आप सबने मेरा हर कदम पर साथ दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे आज इतना बड़ा सम्मान देने के लिए। मैं आप सबका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।